हेलो बालको, फिजिक्स बाय हेमंत सर में आप लोगों का स्वागत है। मैं हेमंत सर आज आप लोगों को क्लास 11th की फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। बालक कौन से क्लास की? 11th की। और जो मेरा चैप्टर है वह सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कौन सा है? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जो आज मेरा ये लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ, लेक्चर नंबर 08 आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। लेक्चर नंबर कौन सा? 08। चलिए आज का मेरा जो मेन टॉपिक है, मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। वेग है। क्या है बालक? वेग। ठीक, तो वेग क्या होता है यही आप लोगों को पढ़ना है। तो वेग का फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। क्या होता है? विस्थापन बटे समय होता है। समय अंतराल मतलब विस्थापन बटे समय होता है। तो अब मैं वेग का डिफाइन कैसे करूंगा? जो कुछ नीचे रहता है उसके आगे मैं एकांक शब्द लगा देता हूँ। क्या लगा दे सकता हूँ? एकांक। तब पूरी क्या स्टोरी बनेगी? तो विस्थापन कौन करता है? एक जगह से दूसरी जगह कौन जाता है? गतिशील वस्तु। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा? किसी गतिशील वस्तु द्वारा। किसी गतिशील वस्तु द्वारा कितने समय में? एकांक समय में हुआ विस्थापन। किसी गतिशील वस्तु में एकांक समय में हुआ विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं। क्या परिभाषा बनेगा भैया? तो शुरू में लिखोगे किसी गतिशील वस्तु में एकांक समय में हुआ विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। तो ये इसका परिभाषा था। क्या है? किसी गतिशील वस्तु में एकांक समय, कितने समय में? एकांक समय में, एकांक समय में हुआ विस्थापन। हुआ विस्थापन, एकांक समय में हुआ विस्थापन क्या कहलाता है? उस वस्तु का वेग कहलाता है। ठीक, उस वस्तु का वेग कहलाता है। तो आप, मैं अब क्लियर करना चाहता हूँ डिफिनेशन। किसी गतिशील वस्तु में एकांक समय में हुआ विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। ठीक, अब चलिए वेग बराबर क्या फार्मूला होता है? सूत्र हम लोग लिख लेते हैं बालक। वेग बराबर जो हम लोग का फार्मूला होता है वो होता है विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन बटे समय अंतराल। समय अंतराल, विस्थापन बटे समय अंतराल। यानी कि कोई भी वस्तु एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित होती है तो टोटल कितना समय लेती है, यही चीज हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, आ जाओ इसका मैं SIP आपको पढ़ाता हूँ। SIP माने सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक, पहला SIP का जो पहला मेरे को पढ़ना होता है वो मात्रक पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? मात्रक। तो इसका मात्रक पढ़ना है। तो ऊपर वेग बराबर क्या है? तो आप कहोगे सर वेग बराबर ऊपर क्या है? विस्थापन है। वेग बराबर विस्थापन है और नीचे क्या है? समय। तो आपको जानकारी में होना चाहिए क्या कि विस्थापन का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? मीटर। और समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? सेकेंड। तो जो वेग का मात्रक बन गया, वेग का SI पद्धति में जो मात्रक मेरे को बन गया वो क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड या OR। मीटर पर सेकेंड, या इसी को हम लोग लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से OR मीटर सेकेंड का इनवर्स। तो वेग बराबर फार्मूला क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन के प्लेस पर क्या लिखते हैं? मीटर। और समय के प्लेस पर क्या लिखते हैं? सेकेंड। तो मात्रक क्या बना? ऊपर मीटर नीचे सेकेंड। टोटल मात्रक क्या बन के तैयार हो गया? मीटर पर सेकेंड। वेग का डिफिनेशन क्या होता है? किसी गतिशील वस्तु में एकांक समय में हुआ विस्थापन, एकांक समय में हुआ विस्थापन उसका वेग कहलाता है। यानी एक सेकेंड में कितना वह विस्थापित हुआ है उसका वह वेग कहलाता है। वेग बराबर मीटर पर सेकेंड। मात्रक क्या बनेगा? विस्थापन के प्लेस पर बालक क्या लिखोगे? मीटर। समय के प्लेस पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो SI पद्धति में मीटर पर सेकेंड बन गया। ठीक, आ जाओ एक पॉइंट आपका क्लियर हो चुका है। सेकेंड पॉइंट पर हम आते हैं। दूसरी पॉइंट इसका बीमीय सूत्र लिखते हैं। दूसरे नंबर पर मेरे को क्या लिखना है बालक? बीमीय सूत्र। तो बीमीय सूत्र मैंने पुराने लेक्चरों में पढ़ाया है, आप जाकर देखेंगे। ठीक,
डायमेंशनल एनालिसिस से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा बीमीय सूत्र। तो इसका बीमी सूत्र क्या होता है, एल टी के पावर -1। क्या होता है, एल टी के पावर -1। फिजिक्स बाई हेमंत सर में आप जाएंगे और डायमेंशनल एनालिसिस आप डालेंगे बीमीय विश्लेषण तो आपको आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरे नंबर पर मेरे को पढ़ना प्रकृति। बालक क्या पढ़ना, प्रकृति। प्रकृति क्या होता है, तो प्रकृति में हम ये बताते हैं कि अदिश राशि है कि सदिश। प्रकृति में हम दो चीज का आंसर देते हैं कि जो आप जिसकी आप प्रकृति पढ़ रहे हो वह किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है या सदिश राशि है। तो आपको जानकारी होना चाहिए वेग कैसी राशि है, तो लिखोगे यह एक सदिश राशि होती है। यह एक सदिश राशि कौन सी राशि होती है, तो लिखेंगे वेग एक सदिश राशि होती है। यह एक सदिश राशि होती है। अब आपको एक बात की और जानकारी होनी चाहिए, अगर ये सदिश राशि है, कौन सी राशि, सदिश, तो इसके पास क्या होना चाहिए, परिमाण। इसके पास क्या होना चाहिए, परिमाण। अब प्लस इसके पास क्या होना चाहिए, दिशा। अगर ये सदिश राशि है तो इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। तो आप चौथे वाले पॉइंट में आप क्या लिखोगे बेटा, पहले वाले में आपने क्या लिखा, पहले वेग बराबर बेटा विस्थापन बटे समय, मात्रक क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड, बीमी सूत्र क्या बनेगा, एल टी के पावर -1। तीसरा, यह कैसी राशि होती है, तो यह एक सदिश राशि होती है। ठीक, आगे इसके बाद तीसरे पॉइंट, चौथे पॉइंट क्या बनेगा, अगर ये सदिश राशि है तो इसको व्यक्त करने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, तो कहोगे इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ लिखेंगे चौथे पॉइंट में लिख लो, इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। परिमाण के साथ साथ किस चीज की, दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक, चलो 4 पॉइंट ये आपका हो गया। पांचवा बात हमको 5 वाले नंबरिंग जो हमको पढ़ना है, पांचवी बात जो मेरे को पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, यहाँ पे देखते हैं। ठीक, जो विस्थापन होता है वेग इसका मान, ठीक, वेग का कौन कौन सी वैल्यू संभव है, तो वेग का पॉजिटिव वैल्यू होता है, निगेटिव वैल्यू भी होता है और जीरो वैल्यू भी होता है। तो लिख लो वेग क्या हो सकता है, लिख लो वेग धनात्मक कामा ऋणात्मक, धनात्मक कामा ऋणात्मक व शून्य तीनों हो सकता है। वेग धनात्मक कामा ऋणात्मक व शून्य तीनों हो सकता है। वेग प्लस भी होता है, माइनस भी होता है और शून्य तीनों हो सकता है। अब आप कब कहोगे धनात्मक होगा, तो वेग धनात्मक कब होता है। अब मैटर यही हमारे सामने फंसा हुआ है कि वेग का मान धनात्मक कब होगा। ठीक बेटा, अगर तुम सीधी रास्ता पर चल रहे हो, सीधी रास्ता पर चलो तो वेग का वैल्यू प्लस होता चला जाएगा, लेकिन जब कोई भी वस्तु अगर इधर चल रहा है तो वेग का मान प्लस है, और जब डायरेक्शन उसका अपोजिट कर दिया जाएगा तो वेग उसका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, अगर मैं एक्स एक्सिस पर चल रहा हूँ तो वेग का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड अगर है, तो अगर यही कण फिर से ऋण एक्स अक्ष पर चलने लगेगा तो इसका वेग वेक्टर बराबर हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका वेग हम 10 मीटर पर सेकेंड ऋण चिन्ह से दिखाएंगे। ठीक, यानी कि अगर कोई चीज भी अगर ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, अगर उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाए तो -10 मीटर पर सेकेंड लेना पड़ेगा। तो वेग का मान धनात्मक कब होगा, जब वो सीधे सीधे जाएगा, किसी एक डायरेक्शन में जाएगा तो वेग धनात्मक होगा, लेकिन जब वही रिवर्स आने लगेगा तो उसको मैं ऋणात्मक कर ले लूंगा। क्या ले लूंगा, ऋणात्मक। ठीक, शून्य कब होता है, शून्य कब होता है मतलब जब ये विस्थापन धनात्मक कब होगा, जब विस्थापन धनात्मक होगा। ऋणात्मक कब होगा, जब विस्थापन ऋणात्मक होगा। शून्य कब होगा,
जब उसका विस्थापन क्या हो जाएगा, जब विस्थापन शून्य होगा। तो जब विस्थापन शून्य होगा तो वेग का मान भी मेरे को शून्य मिल जाएगा। तो इस तरीके से वेग का मान धनात्मक, कामा ऋणात्मक व शून्य तीनों संभव है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, अब एक नोट पॉइंट में मेरे पास है, नोट पॉइंट है वेग के परिमाण। अगर कोई चीज एकदम सीधी रेखा में चल रहा है, नोट पॉइंट मेरे को एक चीज पढ़ना है कि अगर कोई वन डी मोशन कर रहा है, यानी वन डी का मतलब वन डायमेंशन में, और अगर एक सीधी रेखा में चल रहा है, उसके दिशा में कोई परिवर्तन ना हो, तो वेग का परिमाण, तो अगर दिशा में अगर कोई चीज है, अगर ऐसे सीधा चल रहा है, यानी वह अपने रास्ते से मुड़ न रहा हो, तब मेरे पास एक बात जान जाओ, तो वेग के परिमाण, नोट पॉइंट में मेरे को लिखना है वेग का परिमाण, वेग के परिमाण को, वेग के परिमाण, परिमाण माने मान, वेग के परिमाण, वेग के परिमाण को चाल कहते हैं। वेग के परिमाण को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। वेग के परिमाण को चाल कहते हैं। ठीक, तो आ जाओ, वेग क्या होता है बेटा, तो किसी गतिशील वस्तु में एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय, मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, बीमी सूत्र क्या होता है, LT-1। तो मैं वेग को एक साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक, तो आपने वेग के विषय में क्या पढ़ा है और आपको आना भी चाहिए। वेग क्या होता है, तो लिखोगे सर एकांक समय में, एकांक शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ, एकांक समय में, एकांक समय में हुआ विस्थापन, एकांक समय में हुआ विस्थापन, एकांक समय में हुआ विस्थापन। ठीक, उसके बाद यह फार्मूला क्या होगा, तो कहोगे सर विस्थापन बटे समय। फार्मूला क्या होगा, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। फिर मात्रक क्या हो जाएगा, कहोगे सर मीटर पर सेकेंड होगा। धीमी सूत्र क्या होगा, कहोगे सर LT⁻⁻1 होगा। कैसी राशि होगी, तो कहोगे सर सदिश राशि होगी। कैसी राशि, सदिश राशि। ठीक, आगे इसे व्यक्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, तो कहोगे सर परिमाण प्लस दिशा, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है। परिमाण के साथ साथ किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, कहोगे सब परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है। इसका मान कौन कौन सा संभव है, पॉजिटिव है, कामा निगेटिव है और कामा जीरो, तीनों वैल्यू इसका संभव है। ठीक, कंफर्म है। इसके बाद अगर सीधी रेखा में चल रही है, अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही हो और उसके दिशा में कोई परिवर्तन ना हो, तो हम लिखेंगे वेग के परिमाण, वेग के परिमाण को चाल कहते हैं। वेग के परिमाण को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। वेग के परिमाण को चाल कहते हैं। ठीक, एक नोट पॉइंट में मैं अगर इस्तेमाल करूं, नोट पॉइंट 1, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में चल रही हो, मतलब यदि किसी वस्तु के दिशा में, नोट पॉइंट 1 में इस्तेमाल करता हूं, यदि वस्तु, यदि गतिशील लेना है, यदि गतिशील वस्तु की दिशा न बदले, यदि गतिशील वस्तु की दिशा न बदले, तो मेरे पास यही है जो वेग का परिमाण होता है। वेग के परिमाण को हम मार्क से दिखाते हैं। वेग का परिमाण किसके बराबर होता है, चाल के बराबर होता है। वेग का परिमाण किसके बराबर होता है, चाल के बराबर होता है। नोट पॉइंट आपने 1 पढ़ा है कि यदि गतिशील वस्तु की दिशा न बदले, मतलब अगर सीधा चल रहा है तो सीधा ही चलता जाए, तो वेग का जो परिमाण आता है, वेग का माड वैल्यू जो आता है, वेग का परिमाण माने होता है मान, रियल में उसकी वैल्यू, वेग का परिमाण किसके बराबर होता है, चाल के बराबर होता है। ये नोट पॉइंट नंबर 1 है बेटा। ठीक, आगे चलते हैं, इसको जल्दी से क्लियर करते हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट पॉइंट है, दूसरे नंबर पर नोट पॉइंट है, यदि
गतिशील वस्तु का दिशा बदलता रहे, यदि गतिशील वस्तु की दिशा गतिशील वस्तु की दिशा बदल जाए मतलब अगर ये सीधे चल रही है तो मुड़ के इधर हो जाए, ठीक। यदि गतिशील वस्तु की दिशा बदल जाए तो जो वेग का परिमाण आता है वो लेस देन होता है किससे? चाल से। तो वेग का परिमाण उस समय क्या होगा? चाल से कम होता है। वेग का परिमाण चाल से कम होता है। ये नोट पॉइंट नंबर 2 है। अब मिला जुला कर मैंने नोट पॉइंट नंबर 3 में मैंने क्या पढ़ा कि वेग का जो परिमाण होता है वह लेस देन और इक्वल टू किसके होता है? चाल के। तो ये मैंने नोट पॉइंट नंबर 3 पढ़ लिया कि वेग का परिमाण या तो चाल से कम होगा या तो चाल के बराबर होगा। और चाल के बराबर कब होगा? जब उसकी दिशा न बदलेगा। चाल से कम कब होगा? जब उसकी दिशा बदल जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से बालक वेग मेरा कंप्लीट हुआ। अब मैं पढ़ने वाला हूं वेग का प्रकार। चलो भैया, वेग का प्रकार, ठीक। वेग का प्रकार, तो मैं वेग का प्रकार पढ़ने वाला हूं। वेग का प्रकार, टाइप ऑफ वेलोसिटी मेरे को पढ़ना है। वेग का प्रकार, ठीक। तो यह मेरे को 4 प्रकार से पढ़ना है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। पहला हम लोग पढ़ते हैं एक समान वेग। क्या पढ़ेंगे बालक? एक समान वेग। दूसरा हमको पढ़ना असमान वेग। तीसरा मेरे को पढ़ना औसत वेग। तीसरा क्या पढ़ना? औसत वेग। चौथा मेरे को पढ़ना है तात्क्षणिक वेग। कौन सा? तात्क्षणिक वेग। तो वेग मेरे को 4 प्रकार से पढ़ना है। एक मेरे को पढ़ना है एक समान वेग, एक पढ़ना है असमान वेग। पहला एक समान वेग है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दूसरा असमान वेग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तीसरा औसत वेग एवरेज वेलोसिटी, चौथा है तात्क्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। 4 प्रकार का होता है। और वेग का मैं शाब्दिक अर्थ क्या जानता हूं? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन। वेग बराबर बालक क्या होता है? विस्थापन बटे समय अंतराल। तो मान लो मैं समय ही बस लिख रहा हूं, विस्थापन बटे समय अंतराल। तो एक समान वेग क्या होगा? तो एक समान के लिए अब एक समान लिखना है तो ऊपर मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? समान विस्थापन। क्या लिखना पड़ेगा ऊपर? समान विस्थापन। और नीचे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा? समान समय। समान विस्थापन बटे समान समय। तो अब परिभाषा क्या बन जाएगा? यदि किसी गतिशील वस्तु में कितने समय में? समान समय में। यदि किसी गतिशील वस्तु में समान समय में समान विस्थापित हो, समान समय में समान विस्थापन हो, तो उसका जो वेग होता है एक समान वेग कहलाता है। यदि किसी गतिशील वस्तु में समान समय में समान विस्थापन, देखो नीचे क्या है? समान समय में, ऊपर क्या है? समान विस्थापन हो, तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। उसका वेग क्या कहलाता है बालक? कहोगे सर उसका वेग एक समान वेग कहलाता है, ठीक। जैसे एक कार आपका चल रहा है 1 घंटा में 40 मीटर पर सेकेंड की, 1 घंटा में उसमें जो विस्थापन हुआ 40 मीटर का हुआ, 40 किलोमीटर का। अगले 1 घंटा में भी उसमें विस्थापन जो हुआ वो 40 किलोमीटर का हो। अगले 1 घंटा में अगर उसमें विस्थापन 40 किलोमीटर हुआ, तब हम कहेंगे कि समान समय में समान विस्थापन हो रहा है, तो इसका वेग एक समान वेग कहलाएगा। नहीं, हर 1 घंटा में कार में जो विस्थापन हो रहा है वह सेम टू सेम हो। 40 पहली बार अगर 1 घंटा में 40 किलोमीटर का विस्थापन हुआ, तो नेक्स्ट अगले 1 घंटा में भी विस्थापन कितना होना चाहिए?
40 किलोमीटर ही होना चाहिए, तब मैं कहूंगा कि समान विस्थापन हो रहा है, यानी समान वेग है। ठीक, एक समान वेग से वह कार गति कर रहा है। ठीक, आगे चलो। अब दूसरे नंबर पर मेरे को क्या पढ़ना है हेडिंग? दूसरे नंबर पर असमान वेग पढ़ना। तो असमान वेग के लिए तो विस्थापन को हमें असमान करना पड़ेगा। असमान, असमान या भिन्न भिन्न विस्थापन कर दो। असमान का मतलब क्या? भिन्न भिन्न विस्थापन। और समय को हम कोई चेंज नहीं करेंगे। अगर मैंने विस्थापन को भिन्न भिन्न कर दिया तो समय को समान ही रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? समान समय। ठीक, यानी कि असमान वेग में असमान माने बदलना पड़ेगा। तो ऊपर वाले को मैंने भिन्न भिन्न विस्थापन कर दिया, लेकिन नीचे वाले को मुझे समय को समान रखना पड़ेगा। ठीक, तो चलो कैसे इसका डिफिनेशन बनाते हैं बेटा? यदि किसी गतिशील वस्तु, यदि किसी गतिशील वस्तु में समान समय में भिन्न भिन्न विस्थापन होता है, यदि किसी गतिशील वस्तु में, इतना तो कॉमन है, यदि किसी गतिशील वस्तु में इतना कॉमन है, अब आ जाओ नीचे, समान समय में भिन्न भिन्न विस्थापन होता है, समान समय में भिन्न भिन्न विस्थापन होता है, तो उसका वेग असमान वेग कहलाता है। तो उसका वेग क्या कहलाता है? असमान वेग कहलाता है। उसका वेग असमान वेग कहलाता है। ठीक, बहुत बढ़िया सर, ये दो चीजें मैंने आपको बता दिया। तीसरे नंबर पर बालक हमको पढ़ना औसत। तीसरे नंबर पर बेटा हमें पढ़ना औसत वेग। क्या पढ़ना है? औसत वेग। तो औसत वेग मेरा क्या होता है? ऊपर मेरे को पढ़ना है कुल विस्थापन। औसत शब्द का मतलब होता है जहां कहीं औसत आए वहां आप कुल लिखेंगे। जैसे औसत चाल, तो औसत चाल का मतलब कुल, औसत मीन्स होता है कुल। तो अब आ जाओ, औसत वेग का मतलब क्या हो जाएगा? औसत माने कुल, वेग का मतलब क्या होता है? विस्थापन अब बटे, फिर नीचे लगाओ, ऊपर कुल लगाए तो नीचे भी कुल लगाना पड़ेगा, कुल समय। ठीक, तो अब औसत शब्द का मतलब क्या होता है? कुल, और वेग का मतलब होता है विस्थापन बटे समय। औसत का मतलब क्या होता है बेटा? कुल। अब विस्थापन का, वेग का मतलब होता है विस्थापन बटे समय। तो अगर औसत है, औसत शब्द लगा तो इसके जगह मैं कुल लगाया। अगर मेरे को ऊपर भी कुल लगाना पड़ा तो नीचे भी कुल लगाना पड़ेगा, कुल। ठीक, इसका मतलब क्या है कि ऊपर कुल विस्थापन, नीचे कुल समय। तो अब इस बटे वाले चिन्ह को हम लोग क्या बोलते हैं बालक? तो कहोगे सर इसको आप अनुपात बोलते हैं। तो क्या परिभाषा इसका बन जाएगा? किसी गतिशील वस्तु में हुआ कुल विस्थापन, ऊपर क्या है? किसी गतिशील वस्तु में हुआ कुल विस्थापन तथा कुल विस्थापन होने में लिया गया कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। फिर से देखो, किसी गतिशील वस्तु में हुआ कुल विस्थापन तथा कुल विस्थापन होने में लिया गया कुल समय, कुल विस्थापन होने में लिया गया कुल समय के अनुपात को क्या कहते हैं? औसत वेग कहते हैं। तो आपको ये आना चाहिए बहुत बढ़िया से, यानी कुल विस्थापन और कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते। क्या परिभाषा है? कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या पढ़ लिया? एक समान वेग क्या है? एक समान वेग क्या है? समान समय में समान विस्थापन हो। असमान वेग क्या है? समान समय में भिन्न भिन्न विस्थापन हो। औसत वेग क्या है? कुल विस्थापन तथा कुल समय के अनुपात को औसत वेग कहते हैं। ठीक, इस तरीके से ये वाली भी टॉपिक आपका क्लियर हो रहा है। अब मेरे को चौथे नंबर पर हेडिंग वाला क्या लिखना है? चौथे नंबर पर मेरे को पढ़ना है तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक शब्द का मतलब मैंने पीछे के लेक्चर में मैंने पढ़ाया था। जब मैं तात्क्षणिक चाल पढ़ा रहा था बालक, तो वहां पर आपको जाकर थोड़ा सा पीछे का लेक्चर देखना पड़ेगा। तात्क्षणिक का मतलब मैंने समझा था, लिख लो। तात्क्षणिक का मतलब होता है ऑन द स्पॉट। तात्क्षणिक शब्द का मतलब होता है क्षण भर, क्षण भर।
क्षण भर का मतलब पलक झपकते काम हो जाए, यानी क्षण भर या निश्चित समय पर ना। तो तात्क्षणिक वेग क्या होगा, हो जाएगा। आप डिफिनेशन लिखो। तात्क्षणिक शब्द का मतलब मैंने बताया है किसी गतिशील वस्तु का किसी निश्चित क्षण पर, यानी फिक्स समय फिक्स होना चाहिए। जैसे 4 सेकेंड पर तो 4 सेकेंड फिक्स है, 5 सेकेंड पर 5 सेकेंड फिक्स है। इसको मैंने बहुत अच्छे से चाल वाले टॉपिक में मैंने पढ़ाया था, आप वहां पर जाकर देखोगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो खैर ये डिफिनेशन मैं क्लियर करता हूं बालक। क्या है डिफिनेशन? किसी गतिशील वस्तु का किसी निश्चित क्षण पर वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी गतिशील वस्तु का किसी निश्चित क्षण पर वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। क्या है? किसी गतिशील वस्तु का किसी निश्चित क्षण पर वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो इस तरीके से ये वेग वाला टॉपिक धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। अब मैं फार्मूला लिख लेता हूं। इसमें स्पेशली मुझे नोट पॉइंट में स्पेशली 2 चीजें पढ़नी है बेटा। तात्क्षणिक औसत वेग का सूत्र, औसत वेग का सूत्र मैं भूल गया हूं, लिख देता हूं। औसत वेग जो होता है, औसत वेग, औसत वेग, औसत वेग जो होता है ये होता है डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। अगर विस्थापन एस है तो डेल्टा एस बटे डेल्टा टी होगा। तो v का एवरेज वैल्यू जो होता है बालक वो डेल्टा एस बटे डेल्टा टी होता है। तो डेल्टा एस का मतलब होता है S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1। आप लिख लो औसत वेग। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है, तो इसके ऊपर मेरे को तीर लगाना पड़ेगा। विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि, उसके ऊपर मेरे को तीर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ वेक्टर S2 माइनस वेक्टर S1 ये हो गया। S1 S2 क्या है? औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय। तो टोटल विस्थापन को मैं किससे दिखाता हूँ? डेल्टा एस से। और टोटल समय को मैं किससे दिखाता हूँ? डेल्टा टी से। तो एवरेज वेलोसिटी, ए भी का मतलब हो गया एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। और डेल्टा एस का मतलब होता है S2 माइनस S1 बटे T2 माइनस T1। S1 क्या है? वेक्टर S1 क्या है? इसको मैं कहता हूँ प्रारंभिक स्थिति, यानी प्रारंभ में कहाँ था, प्रारंभिक स्थिति। ठीक, प्रारंभिक स्थिति कितने समय पर? t बराबर T1 समय पर, t बराबर T1 समय पर, यानी T1 समय पर। S2 का मतलब होता है अंतिम स्थिति, फाइनल पोजीशन, अंतिम स्थिति, अंतिम स्थिति, यानी कितने समय पर? तो t बराबर T2 समय पर, T2 समय पर वह कहाँ पर है। तो ये आपका औसत वेग आपको स्पेशली आपको पढ़ना है। जैसे जैसे मान लेते हैं ये आपका एक्सिस x है, ठीक, ये वाला है मूल बिंदु 0, 0। तो मान लेते हैं t बराबर T1 समय पर इसका पोजीशन S1 है, t बराबर T1 समय पर इसका पोजीशन, ये जो कण है ये t बराबर T1 समय पर ये कहाँ पर है? इसका पोजीशन S1 है। और T2 समय पर इसका पोजीशन अब क्या हो गया है? S2 हो गया है। तो विस्थापन कितना हुआ? तो विस्थापन होता है प्रारंभिक स्थिति, ये वाला तुम्हारा क्या है? प्रारंभ है। ये वाला तुम्हारा क्या है? अंतिम है, अंतिम। ठीक, तो क्या होता है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है उसी को विस्थापन डेल्टा एस कहते हैं। उसी को विस्थापन क्या कहते हैं? डेल्टा एस कहते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा औसत वेग क्या होता है? कुल विस्थापन बटे कुल समय। औसत वेग बराबर डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। सदिश राशि होती, इस नाते तीर लगा दिए तीर। डेल्टा एस का मतलब होता है फाइनल पोजीशन, अंतिम, S2 माइनस S1। तो उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। S1 क्या है? प्रारंभिक स्थिति। कब? एट t बराबर T1 समय पर। T1 समय पर की जो स्थिति होती है उसको प्रारंभिक स्थिति S1 कहते हैं। t बराबर T2 समय पर
कण का जो पोजीशन होता है, कण जिस जगह पर होता है उसको मैं S2 कहता हूं। जैसे मैंने यहां दिखा दिया कि एक कण है जो T1 समय पर प्रारंभ में S1 पर था, फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, वह T2 समय पर इसका पोजीशन क्या हो गया, S1 से डिस्प्लेस्ड होकर S2 पोजीशन पर चला गया है। तो प्रारंभ में ये S1 पर था और अंतिम में ये S2 पर था। तो विस्थापन बेटा क्या होता है, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच का जो न्यूनतम दूरी होता है उसी को विस्थापन कहेंगे। तो S1 और S2 के बीच का जो मेरा मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा उसी को मैं विस्थापन डेल्टा S कहूंगा। तो डेल्टा S बराबर मूल बिंदु से नापेंगे तो डेल्टा S क्या आएगा, S2 टोटल 0 O से लेकर S2 में से, ये O है, S2 में से S1 अगर घटा देंगे, टोटल यहां से लेकर यहां तक में से यहां तक घटा देंगे तो ये बीच का गैपिंग हमको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको मैंने औसत वेग मैंने पढ़ा दिया। ठीक, ये औसत वेग का नोट पॉइंट में फार्मूला नंबर 1 है, आपको ये याद करना पड़ेगा। जैसे ये विस्थापन को मैंने S से दिखाया है और इसी को अगर मैं एक्स एक्सिस पर इस पूरे को हटाता हूं, ठीक, इस पूरे को मैं हटाता हूं, जैसे अगर सेम यही चीज एक्स अक्ष पर अगर विस्थापन को एक्स से दिखाया जाए, ठीक, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, यदि कण का विस्थापन एक्स अक्ष पर हो, एक्स अक्ष पर हो, यदि कण का विस्थापन कहाँ हो बेटा, कहोगे सर यदि कण का विस्थापन एक्स अक्ष पर हो तब औसत वेग जो तुमको मिलेगा, तो औसत वेग बराबर, अब विस्थापन को मैं डेल्टा एक्स से दिखाऊंगा बटे डेल्टा टी। ठीक, तो इसको भी एवरेज बराबर अगर कण का विस्थापन एक्स अक्ष पर है तो डेल्टा x2 बटे डेल्टा टी में लिख सकता हूं बराबर x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। x1 क्या है, प्रारंभिक स्थिति है, x2 क्या है, अंतिम स्थिति है। ठीक, x1 कितने समय का है, t1 समय का। ठीक, यदि इसी प्रकार यदि कण का विस्थापन y अक्ष पर हो, कहाँ, y अक्ष पर हो, तो हम इसी को v का एवरेज वैल्यू को मैं कैसे दिखाऊंगा, डेल्टा y अपान डेल्टा t, मतलब y2 वेक्टर y2 माइनस वेक्टर y1 बटे t2 माइनस t1। सर बहुत बढ़िया, ये आपने बहुत अच्छे से बताया, अच्छे से एकदम समझ में आ रहा है कि रियल में वेग क्या होता है। बेटा वेग क्या होता है, किसी एकांक समय में हुए विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर मैं विस्थापन को यस से डिनोट करूंगा तो औसत वेग बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। अगर विस्थापन एक्स अक्ष पर है तो डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, अगर विस्थापन वाई अक्ष पर है तो क्या लिखेंगे, डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी। ऐसे जेड अक्ष पर भी मैं लिख सकता हूं। ठीक, एकदम सर बढ़िया समझ में आ रहा है, एकदम मजा आ गया है। ठीक, तो इस तरीके से बालक आगे मैं बढ़ाता हूं। आगे यदि तीसरे नंबर का मैं एक पॉइंट आपको पढ़ाने वाला हूं, तीसरे नंबर का पॉइंट। ठीक, ये मैं तीसरे नंबर की पॉइंट में पढ़ रहा हूं, एकदम अच्छे से आपको नोट पॉइंट का तीसरा पॉइंट में पढ़ने वाला हूं, आपको एकदम तैयार कर लेना है। ठीक, क्या होता भाई, यदि लिख लो, यदि किसी पिंड का प्रारंभिक वेग u, यानी प्रारंभ कितने से किया हो, u वेग से, तथा t समय बाद को मैं कहता हूं अंतिम वेग। t समय बाद को मैं किससे डिनोट करता हूं, अंतिम वेग, तथा t समय बाद, या इसी को आप बोल सकते हो अंतिम वेग। भी हो तो
औसत वेग जो अब आपका आएगा, कौन सा वेग बेटा? औसत वेग। औसत वेग v का जो एवरेज वैल्यू आएगा वह आएगा u प्लस भी डिवाइडेड बाई 2, u प्लस भी डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अगर आपको वेक्टर के रूप में लिखना है तो वेक्टर v, वेक्टर u, वेक्टर v। यानी कि अगर कोई कण कितने से चलना शुरू किया है, u वेग से चल रहा है, और कोई पिंड है यम द्रव्यमान का पिंड u वेग से चलना प्रारंभ किया है, और t समय बाद, कितने समय बाद? t समय बाद इसका वेग कितना हो जाता है? v हो जाता है। तब औसत वेग का फार्मूला बनता है u प्लस भी डिवाइडेड बाई 2, u प्लस भी डिवाइडेड बाई 2 होता है। सर बहुत बढ़िया, एकदम शानदार तरीके से अपने को समझ में आ रहा है कि औसत वेग रियल में क्या होता है। तो औसत वेग बराबर बेटा सिंपल सा पढ़ोगे डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। अब अगर विस्थापन यस है तो डेल्टा यस बटे डेल्टा टी, अगर विस्थापन एक्स है तो डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी, अगर विस्थापन वाई है तो डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी होगा। ये वाला फार्मूला क्या है? अगर कोई कण प्रारंभ कितना से किया, u वेग से अगर स्टार्ट किया है और t समय बाद उसका वेग भी हो जाता है, तो औसत वेग का फार्मूला बनता है वेक्टर u प्लस वेक्टर v डिवाइडेड बाई 2, वेक्टर u प्लस वेक्टर v डिवाइडेड बाई 2। सर बहुत बढ़िया, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे अब मैं तात्क्षणिक वेग पढ़ने वाला हूं। तात्क्षणिक वेग का सूत्र नोट पॉइंट नंबर 4, नोट पॉइंट नंबर मेरे को पढ़ना है 4। ठीक, सही है। तात्क्षणिक वेग का सूत्र मैं पढ़ने वाला हूं। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग का मतलब होता है पल भर के लिए, ऑन द स्पॉट आपको वेग बताना पड़ेगा। किसी निश्चित समय पर अगर आप वेग बता देते हो उसको तात्क्षणिक वेग कहते हैं। किसी निश्चित समय पर आप वेग बताओगे तो तात्क्षणिक वेग कहलाएगा बेटा। तात्क्षणिक वेग जो होता है, तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग का मतलब होता है कि कब बताया जाता है? जब समय अंतराल बहुत कम हो। ये कब बताया जाता है बेटा? तात्क्षणिक वेग कब हम बताते हैं? जब समय अंतराल, जब समय अंतराल बहुत कम हो। जब समय अंतराल मतलब डेल्टा टी क्या हो? टेंस टू 0, मतलब जब समय अंतराल बहुत कम हो, अर्थात डेल्टा टी टेंस टू 0 होगा, तब हम लोग तात्क्षणिक चाल बताते हैं। और तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग का जो फार्मूला होता है वह बेटा होता है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, अंदर होता है डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। तात्क्षणिक वेग कब बताया जाता है? जब समय अंतराल डेल्टा टी टेंस टू 0 हो। इसका मतलब जब समय अंतराल बहुत कम, कम से कम समय लो, नैनो सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड, मिली सेकेंड, पलक झपकते काम हो जाए, ऑन द स्पॉट आपसे पूछ दिया जाए। ठीक, खैर इस पर मैं ज्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, पीछे मैंने पढ़ाया है। ठीक, तात्क्षणिक वेग का फार्मूला होगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 बड़ा ब्रैकेट में डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। जब यहां से ये निकल कर आएगा, इसको भी सिंपली भी से भी आप दिखा सकते हो, इसको भी आई एन एस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के नाम पर भी आई एन एस से दिखाते हैं, या सिंपली तो भी इंस्टेंटेनियस। जब ये इस डब्बा में से निकल कर आएगा तो ये डिफरेंशियल फॉर्म बन जाएगा, तो ये बन जाएगा डी एस बटे डी टी, या सिंपली इसको मैं भी से दिखा देता हूं, ये बनकर निकलता है डी एस बटे डी टी। क्या बन के निकलेगा? डी एस बटे डी टी। कंफर्म हो तो भी बराबर आएगा डी एस बटे डी टी। ठीक, इसी प्रकार यदि भी इसी प्रकार मैं लिख सकता हूं, इसी प्रकार यदि विस्थापन कितना हो, यदि विस्थापन एक्स अक्ष पर हो, एक्स अक्ष पर अगर कण का विस्थापन हो रहा है तो v बराबर बन जाएगा डी एक्स बटे डी टी। v बराबर क्या बनेगा? डी एक्स बटे डी टी। और y अक्ष पर अगर विस्थापन हो, y अक्ष पर हो बेटा, तो v बराबर क्या बनेगा?
डी वाई बाई डी टी, यानी ये एक प्रकार का डिफरेंशियल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? डिफरेंशियल फॉर्म है। तो आपको मैंने औसत वेग पढ़ाया, आपको मैंने तात्क्षणिक वेग पढ़ाया, चारों प्रकार को वेग पढ़ा दी, लेकिन स्पेशली आपको दो वेग पढ़ना है। कौन कौन सा? औसत वेग पढ़ना है और तात्क्षणिक वेग पढ़ना है। ठीक, क्लियर है? क्लियर है भाई? तो कहोगे सर एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, और ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको मैं पढ़ाता हूं। अब इस पे क्वेश्चंस मेरे को आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मैं अगले लेक्चर में क्वेश्चन करवाऊंगा, लेकिन एक नोट पॉइंट, अगर मैं एक नोट पॉइंट नंबर मैं 5 पढ़ा देता हूं। 5 मेरे पास एक नोट पॉइंट नंबर 5 है। क्या है? लिख लो। यदि 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 मान लो यस, यदि यस क्या है? विस्थापन। एस को हम क्या कहेंगे? विस्थापन। एस माने विस्थापन। यदि विस्थाप यस इज द फंक्शन ऑफ टी हो, यदि यस इज द फंक्शन ऑफ क्या हो? टी हो, तो जो मेरा एवरेज वेलोसिटी आएगा, भी एवरेज आएगा, वो डेल्टा एस बटे डेल्टा टी होगा। यदि भी इज द फंक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी कितना आएगा? डेल्टा भी बट डेल्टा एस बटे डेल्टा टी। और भी इंस्टेंटेनियस जो आएगा, तात्क्षणिक जो वेग आएगा, वह आ जाएगा डी एस बटे डी टी, डी एस बटे डी टी आ जाएगा। ये वाली भी पॉइंट आपको पढ़ लेना है। इसी प्रकार मान लो यदि विस्थापन, यदि एक्स विस्थापन ले लो, यदि विस्थापन क्या हो? एक्स। अगर विस्थापन को मैं किससे दिखा दूं? एक्स से, और एक्स इज द फंक्शन ऑफ क्या हो? टी हो, एक्स इज द फंक्शन ऑफ टी हो, तब भी का जो एवरेज वैल्यू आएगा वो अब हो जाएगा डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी। एवरेज कितना आएगा बेटा? डेल्टा एक्स बटे डेल्टा टी आ जाएगा। अभी का जो इंस्टेंटेनियस आएगा, तात्क्षणिक वेग आएगा, वह डी एक्स बटे डी टी आ जाएगा, डी एक्स बटे डी टी आ जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद करके चलना है। ठीक सर, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया से, एकदम शानदार तरीके से समझ में आ रहा है, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। आपने वेग पढ़ाया। वेग क्या होता है बेटा? तो किसी गतिशील वस्तु में एकांक समय में हुआ विस्थापन वेग कहलाता है। वेग बराबर विस्थापन बटे समय, मात्र क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। विमी सूत्र क्या होगा? एल टी माइनस 1। यह सदिश राशि होती, इसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, इसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों संभव है। ये 4 प्रकार का होता है। एक समान वेग, असमान वेग, औसत वेग और तात्क्षणिक वेग। औसत वेग में हम डेल्टा शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तात्क्षणिक में हम डी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, क्लियर है? औसत में डेल्टा और तात्क्षणिक में डी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक सर, बहुत बढ़िया। एक मैं नोट पॉइंट नंबर 6 आपको बताता हूं। मैंने वेग, दूरी और विस्थापन आपको पहले से पढ़ाया था, उसमें का एक पॉइंट आपको बताते हैं। नोट पॉइंट नंबर 6 बेटा, ये भी अगर आप याद कर लेते हो तो आपका काम बन जाएगा। ठीक, लिख लो। यदि नोट पॉइंट नंबर 6 है, यदि कोई कण वृत्ताकार पथ पर, किस पथ पर? वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो, वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो। अगर कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, मान लो इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस स्मॉल कैपिटल आर मान लेते। इसका रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। और वृत्ताकार पथ पर ये ए से कहाँ चला गया है? बी पर चला गया है। और कितना कोण ये घूम गया है? तो ये कोण घूम गया है थीटा। अगर कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो, तो जैसे ये एक कण है जो ए से गति करना बेटा शुरू किया, ए से गति करते करते कहाँ चला गया है? बी पर चला गया है। तो अब आपको पहला इसकी दूरी निकालनी पड़ेगी। क्या? दूरी। तो दूरी बराबर बेटा इसका होता है आर इंटू थीटा। क्या होता है? आर इंटू थीटा। और थीटा को यहाँ पर किस में लेते हैं? रेडियन में। किस में लेते हैं बेटा? कहोगे सर रेडियन में। रेडियन का मतलब क्या होता है? रेडियन मतलब क्या होता है? 1 रेडियन
बराबर कितना होता है, पाई बटे 180। 1 रेडियन, यानी रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 अंश से गुणा करते। जैसे अगर थीटा बराबर 30 अंश है, 30 अंश है, इसे रेडियन में बदलने के लिए 30 गुणे पाई बटे 180 करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बटे 6 आ जाएगा। अगर थीटा बराबर बेटा 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो अब इसका मतलब 60 में कैसे गुणा करेंगे, पाई बटे 180 से, तो ये आपको मिलेगा पाई बटे 3। तो ऐसे आप लोग कोई भी एंगल दिया जाएगा पाई बटे 180 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये दूरी हो गया बेटा। दूरी का फार्मूला कितना होगा, अगर रेडियस कैपिटल आर है तो दूरी आपको मिल जाएगा आर इंटू थीटा मिल जाएगा। विस्थापन, अब तुमको क्या चाहिए, विस्थापन, क्योंकि वेग में मेरे को विस्थापन की जरूरत है। विस्थापन का फार्मूला होता है 2r साइन थीटा बटे 2। चलो इधर जगह मेरे पास नहीं, मैं इधर लिखता हूं। दूसरे नंबर पर मेरे को क्या चाहिए, विस्थापन। विस्थापन बराबर कितना होगा बेटा, तो होता है 2r साइन थीटा बटे 2, 2r साइन थीटा बटे 2। इस तरीके से आप विस्थापन इस फार्मूला से निकाल सकते हो। अगर मेरे को दूरी पता चल गया तो समय से मैं भाग दे दूंगा, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल मिल जाएगा। अगर मेरे को विस्थापन पता चल गया, समय से मैं भाग दे दूंगा तो मेरे को वेग मिल जाएगा। तो वेग बराबर, अगर मैं यहाँ से मैं अगर आपसे चाल पूछूं, औसत चाल पूछूं, तो कहोगे सर चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल अगर मैं यहाँ से आपको पूछ दूं कि औसत चाल क्या होगा, तो कहोगे सर कुल दूरी बटे कुल समय, तो कुल दूरी माने आर थीटा, अगुणे समय के जगह किससे भाग दोगे, टी से। अगर यहाँ पे मैं आपसे औसत वेग पूछ लूं, औसत वेग, तो ये दो चीजें तो आपको एकदम स्पेशली याद करना है, ठीक। अगर मान लो आपको अलग से मैं औसत वेग यहाँ पर बेटा पूछ लूं कि औसत वेग आपका क्या होगा, तो कहोगे सर कुल विस्थापन बटे कुल समय, तो कुल विस्थापन कितना है, आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई 2, और समय से यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो मैं अब आपको नोट नंबर 6 में मैंने आपको क्या पढ़ाया है कि यदि कोई कण वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा हो, जैसे ये मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि दिस इज अ पार्टिकल आर मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस कितना, स्मॉल आर एंड फॉर्म एंगल थीटा। अरे क्या मैं बोलने लगा भाई, देखो ये कोई कण है जो कहां से बिंदु ए से कहां पर जाने लगा, ए से बी तक ये गया है, कितने रेडियस पर, आर रेडियस पर, कितना एंगल मूव किया है, कहोगे थीटा। तब इसके द्वारा दूरी, कण कितनी दूरी यहां से यहां तक चली गई, दूरी अगर आपको निकालना हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा, आर थीटा हो जाएगा। और थीटा को बेटा किस में लेना है, रेडियन में। रेडियन में बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे अगर थीटा 30 अंश है तो 30 में कैसे गुणा करोगे, पाई बटे 180 से, तो ये आ गया। अगर थीटा 60 डिग्री है तो 60 में पाई बटे 180, ये रेडियन निकल जाएगा। और तुमको अगर औसत चाल चाहिए तो औसत चाल, अब विस्थापन, दूसरे नंबर तुमको क्या पढ़ना है, विस्थापन। विस्थापन का फार्मूला हो जाएगा 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा। भाई दूरी ये वाला होगा, ये कर्व पाथ होगा, ये जो वृत्त ऐसे घुमा है, विस्थापन ऐसे होगा, तो मैथ में लगाकर विस्थापन को निकाल सकता हूं, ठीक। तो 2r साइन थीटा बटे 2 हो जाएगा, ये विस्थापन हो जाएगा, ठीक। कन्फर्म है। जैसे मैं इस पर विस्थापन और दूरी पर मैं काम करने वाला हूं। जैसे में बालक, जैसे मेरे पास, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देने वाला हूं। ये कोई कण है, ये कैपिटल आर इसका त्रिज्या है, अब पूरा एक वृत्त ये घूम गया, पूरा एक वृत्त घूम गया, पूरा एक चक्कर, कै चक्कर, जैसे में एग्जाम्पल नंबर 1, एक चक्कर में अगर एक चक्कर घूम गया तो दूरी कितना होगा, दूरी बराबर तुम लोग क्या पढ़े हो, आर इंटू थीटा। तो आर के जगह आर, एक चक्कर अगर ये घूम गया है तो तुमको पता है थीटा बराबर कितना होगा, 360 अंश।
थीटा बराबर कितना होगा 360 अंश। अंश को रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हो, पाई बटे 180 से गुणा, तो हल करोगे तो कितना रेडियन घुमा 2 पाई, तो यहाँ पर क्या पा जाओगे 2 पाई। 2 पाई का मतलब पूरा आपका फार्मूला आ गया 2 पाई आर। तो दूरी कितना तय किया, एक चक्कर अगर इंसान पूरा कवर कर रहा है तो कितना दूरी तय करता है, तो आपको पता होना चाहिए 2 पाई आर। अगर मान लो तुमसे कोई पूछ दिया बेटा विस्थापन बताओ, तो विस्थापन में तुमको बताना पड़ेगा फार्मूला 2r असाइन थीटा अपान 2। चलो 2r असाइन थीटा पूरा एक चक्कर जब घूमा है तो टोटल कितना एंगल बनाया है, तो कहोगे थीटा बराबर 360। एक चक्कर अगर घूमा है तो कितने अंश का कोण बनाया है, कहोगे सर थीटा बराबर 360। तो यहाँ पर थीटा की जगह जब 360 रखोगे, 360 का आधा तो 180, असाइन 180 का पूरी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो पूरा स्टोरी 0 हो जाएगा। मैंने विस्थापन जब मैंने ये दूरी और विस्थापन जब मैं सरल मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जब मैंने लेक्चर नंबर 1 आपको बालक पढ़ाया था, तो मैंने ये सब पूरा आपको एक्सप्लेन किया था, तो ये आ गया। ठीक, तो फार्मूला याद रहेगा तो आपको बहुत मजा आएगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो कोई मजा नहीं आएगा। तो ये सब चीजें आपको बड़ी मुश्किलों से मिलेंगी, आप पढ़ना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है, आधा चक्कर अगर कंप्लीट कर रहा है, कौन सा आधा चक्कर, अगर आधा चक्कर कंप्लीट करे मीन्स अगर ये बंदा आधा चक्कर कंप्लीट करे, तो मैंने आप एक बार विस्थापन वाला और दूरी वाला लेक्चर आप जाकर बेटा मेरा देख लेना, आपको वहां पर मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आधा चक्कर है तो दूरी बराबर तुम क्या कहोगे, कहोगे सर फार्मूला क्या होता है आर इंटू थीटा। आर के जगह आर इसका रेडियस मान लेते हैं कैपिटल आर है, थीटा एक चक्कर पूरा करता है तो 360 अंश, आधा चक्कर पूरा करेगा तो 360 का आधा 180, 180 को तुम रेडियन में बदलोगे तो पाई बटे 180 से गुणा करोगे तो पाई मिल गया। तो आर पाई यानी इसका मतलब पाई आर। तो आधा चक्कर में दूरी कितना तय करता है, पाई आर। तो विस्थापन बालक कितना हो जाएगा, तो तुम कहोगे सर विस्थापन का फार्मूला 2r असाइन थीटा बाई क्या होता है 2। सर बहुत बढ़िया, 2r अपने जगह, थीटा का वैल्यू मेरे पास कितना है, कहोगे सर 180 है। जब यहाँ 180 हम लोग रखते हैं तो 180 का आधा बेटा 90 पाते हैं, कितना पाते हैं साइन 90, और साइन 90 का जब वैल्यू पाते हैं तो मेरे पास साइन 90 का वैल्यू बालक कितना होता है, सिंगल 1 होता है। तो टोटल यहाँ पे मिला जुला कर मेरे को क्या मिल गया 2r। सर बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया से समझ में आ रहा है। ठीक 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 ठीक, चलते हैं बालक। तो इस तरीके से आप लोग ये सब स्टोरी अपना क्लियर कर लेंगे। ठीक, चलिए अब आगे जैसे जैसे इस पर मैं अब कल मैं क्वेश्चन इस पर मतलब अगले लेक्चर में मैं इस पर क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं। जैसे आपका एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, ये क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन मैं आपको कल अगले लेक्चर में मैं इस पर क्वेश्चन आपको कल पढ़ाऊंगा। जेई का क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा। तो यहाँ तक आप एकदम क्लियर कर लो। ओके, थैंक यू।